मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना। अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई। इस खतरनाक जंगल को देखकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। अगर मैं वक्त पर गांव नहीं पहुंचा तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे। तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है। सुनिए हरु जी। अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है। अरे भाई, ये औरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चलकर पूछना पड़ेगा। फिर हरिया अपनी बैलगाड़ी उस औरत के सामने लाकर रोक देता है और उससे पूछता है। अरे सुनिए, आप इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तभी वो औरत मीठी आवाज में कहती है। अरे हरु जी, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वैसे तो यहाँ से काफी लोग गुजर चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या है ना, आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। हाँ हाँ हरु जी, मैं सच कह रही हूँ। अब देर मत करिए और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, कौन सी बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ। आप मेरे पीछे बैलगाड़ी में बैठ जाइए और मुझे रास्ता बताते चलिए। फिर वो औरत हरिया की बैलगाड़ी में बैठ जाती है और हरिया बैलगाड़ी हाँकता हुआ आगे चल पड़ता है। फिर उस औरत के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते हरिया बैलगाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुक जाता है। हरिया उस औरत से पूछता है। हाँ देवी जी, आपका घर कहाँ है? यहाँ तो एक गुफा के अलावा और कुछ नहीं है। तभी अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है। देखते ही देखते उसका सुंदर रूप एक डरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हंसती है। अरे तू तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। तू तो बड़ी आसानी से मेरी बातों में आ गया। अरे मर गया रे, ये तो एक चुड़ैल है। हे भगवान बचा ले, ये तो बड़ी डरावनी दिखाई दे रही है। और फिर अगले ही पल हरिया की बैलगाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कहीं गायब हो जाती है। हरिया ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परेशान हो जाता है। अरे, ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो गई। अब क्या होगा? अगर मैं गांव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी खबर लेंगे। मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर आखिर वही हुआ। हरिया के मालिक चंपक सेठ को हरिया की किसी भी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। चंपक सेठ को लगा हरिया झूठ बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है। फिर हरिया को बेईमान समझकर चंपक सेठ उसे काम से निकाल देता है। अगले दिन अपनी दुकान में परेशान बैठा चंपक सेठ गुस्से में बड़बड़ाता है। अरे, दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा। फिर वो अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर चला जाता है। शहर से सामान लेकर जब चंपक सेठ वापस गांव लौट रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चंपक जी, ओ चंपक जी। अरे, ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है। फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है। फिर क्या था, हरिया की तरह चंपक सेठ भी उस औरत के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों के मुंह जाल में फंस जाता है। फिर चुड़ैल उसे भी अपनी गुफा तक ले जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है। बेचारा चंपक सेठ लाचार होकर खाली हाथ गांव लौट आता है।
फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है। जो कोई भी शहर से कुछ लेकर गांव की तरफ लौटता, वो चुड़ैल उसे बेवकूफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती। एक दिन हरिया एक लकड़हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है। फिर हरिया उसे रोकते हुए कहता है, अरे भाई, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? मेरी बात मानो, आगे जंगल में मत जाओ, वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है। लकड़हारा हरिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, अरे भाई, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है, मुझे जाने दो भाई। शाम तक लकड़ियाँ काट कर शहर के बाजार में बेचना है। तुम अपनी ये कहानी किसी फुर्सत में बैठे इंसान को सुनाओ, मैं तो चला। इतना कहकर लकड़हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है। फिर अगले दिन गांव के मुखिया के घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा लकड़हारा कहता है, अरे मुखिया जी, अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ैल से। हमारा सारा काम तो शहर से ही होता है। अरे मुखिया जी, उस चुड़ैल की वजह से तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ। हम सबको मिलकर उस चुड़ैल का कोई इलाज करना पड़ेगा। तभी भीड़ में खड़ा वीरा कहता है, आप लोग चिंता मत करिए, कल से वो चुड़ैल किसी को नहीं लूट पाएगी। मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब है। तभी चंपक सेठ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ? तूने अभी उस चुड़ैल को देखा नहीं है? जाकर अपना काम कर, बड़ा आया। तब मुखिया जी कहते हैं, नहीं चंपक सेठ, मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक मौका देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले मुखिया जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैलगाड़ी में कुछ सामान लादकर उस जंगल की ओर चल देता है। वीरा, ओ वीरा, कहाँ जा रहा है? तभी वीरा मुड़ के देखता है, वही चुड़ैल एक औरत के रूप में खड़ी है। अरे बहन जी, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है। तू ही अकेला गांव में समझदार है। जरा देखो, मैं भी खोल के, बड़े भूख लगी है। जैसे ही चुड़ैल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है, एक भगवान शिव की तेज रोशनी उसके अंदर मूर्ति से निकलती है और चुड़ैल अपने असली रूप में आकर जलने लगती है। अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ, बचाओ, ओम नमः शिवाय, मर गई मैं। देखते ही देखते वो चुड़ैल राख के साथ उड़ जाती है और सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है। एक समय की बात है, एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो।
तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए। कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है। बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं? वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से।
जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरियां वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना, आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। किन्नर चुड़ैल। गोरखपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। उस गांव में एक गर्भवती विधवा औरत रहती थी। उस औरत का नाम कमला था। कमला अपने घर में अकेली रहती थी। उसके पति की सारी जायदाद उसके नाम हो गई थी, पर सभी गांव वाले उस औरत को मनहूस औरत समझा करते थे और सभी उससे नफरत किया करते थे। एक बार कमला राशन की दुकान पर खाने का सामान खरीदने जाती है। भैया जी, जरा 1 किलो दाल चावल देना। अरे हाय 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 हाय, अरे मनहूस औरत, मेरी दुकान में अपशुगन करवाने आ गई क्या? है, चल जा यहाँ से, मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ तुझे। भाग भाग यहाँ से, चल जा, निकल। भैया जी, ऐसा मत कहिए, मैं गर्भवती हूँ, मुझे खाने की बहुत जरूरत है, मुझे खाना दे दीजिए। दुकानदार कमला को वहाँ से धक्के मारकर भगा देता है। तभी कमला रोते रोते उस गांव के किन्नरों के इलाके में आ जाती है। गांव वाले किन्नरों को उसी इलाके में रखा करते थे, क्योंकि वो लोग किन्नरों को पसंद नहीं करते थे और उनके इलाके में रहने से मना करते थे। तो किन्नरों ने उसी गांव में अपना एक इलाका बना लिया था। जब किन्नर लोग देखते हैं कि एक गर्भवती महिला रोते रोते उनके इलाके में आ गई है, तो सारे किन्नर
कमला के पास जाकर उसका हाल पूछने लगते हैं। क्या हुआ बहन, तुम्हारी गर्भवती अवस्था में इतनी बुरी हालत कैसे? तुम रो क्यों रही हो? तुम डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम शांत होकर सब बताओ कि हुआ क्या है। मैं कमला हूँ, मैं गांव के दूसरे इलाके से आई हूँ। 2 महीने पहले ही मेरे पति की मौत हुई है। मुझे गांव के लोग मनहूस मानते हैं क्योंकि मैं विधवा हूँ और गर्भवती भी। वहाँ के लोग मुझे खाने के लिए कुछ बेचने के लिए भी तैयार नहीं, जिससे मेरा गुजारा नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं कमला, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। किन्नर लोग कमला को एक खाली घर में रहने के लिए जगह दे देते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। कुछ ही महीने बाद कमला अपने बच्चे को जन्म देती है, पर अफसोस कमला बच्चे को जन्म देते ही अपनी जान गंवा देती है। जब सब किन्नर बच्चे को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी किन्नर ही था। कमला ने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया था। अब इस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हम तो इस बच्चे को गांव के दूसरे इलाके में भी नहीं भेज सकते। और तो क्या हुआ, इस बच्चे की माँ नहीं रही तो हम इसे पालेंगे। अब ये हमारे इलाके में रहेगा, हमारे साथ रहेगा। फिर वो किन्नर उस किन्नर बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसका नामकरण कराते हैं। उस किन्नर बच्चे का नाम शक्ति रखा जाता है। देखते ही देखते शक्ति बड़ी होने लगती है। उसके रंग रूप बहुत सुंदर थे। वो बहुत सुंदर किन्नर दिखती है। एक दिन शक्ति एक किन्नर से पूछती है, माँ जी सुनिए ना, ये गांव के दूसरे इलाके में भी तो लोग रहते हैं, तो हम वहाँ क्यों नहीं जाते? हम उनसे अलग क्यों रहते हैं? शक्ति, क्योंकि वो लोग हमारे जैसे नहीं, वो लोग हमें पसंद नहीं करते, इसीलिए हम उनसे अलग रहते हैं। क्यों? वो हमें क्यों पसंद नहीं करते? मुझे एक बार उस इलाके में जाना है, मैं एक बार वहाँ जाकर घूम कर आऊँ। शक्ति, खबरदार, जो तू उस इलाके में कभी भी गई तो अपनी जान नहीं गंवाना चाहती तो उस इलाके में कभी कदम भी नहीं रखेगी, समझी? इतना कहकर वो किन्नर वहाँ से चली जाती है। शक्ति उस किन्नर की बात सुनकर बहुत रोती है। माँ जी ऐसा कैसे कह सकती है? उन्होंने इतनी सी बात के लिए मुझे इतना डांटा। अब तो मैं उस इलाके में जरूर जाऊंगी। फिर एक दिन शक्ति गांव के दूसरे इलाके में चुपके से जाती है। ये लोग तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, तो ये हमसे नफरत क्यों करते हैं? जब शक्ति उस इलाके में पहुंचती है तो गांव के सारे आदमी उसके रूप से मोहित हो जाते हैं। वो लोग ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि वो किन्नर है। शक्ति की सुंदरता देखकर सारे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी गांव का चक्कर लगाने गांव के जमींदार का बेटा हर्ष वहां पहुंचता है। हर्ष भी दिखने में बहुत सुंदर होता है। जब हर्ष ने शक्ति को देखा तो वो भी उससे मोहित हो गया, और जब शक्ति की नजर हर्ष पर पड़ी तो वो हर्ष को देखकर मोहित हो गई। आपको पहले कभी इस गांव में देखा नहीं। इस गांव में आप नए हैं क्या? जी नहीं, वो मैं बस। तभी शक्ति बोलते बोलते रुक जाती है और मन में सोचने लगती है, अगर मैंने इनको बता दिया कि मैं दूसरे इलाके से आई हूँ तो वो समझ जाएंगे कि मैं किन्नर हूँ, इसलिए मुझे इनसे झूठ ही बोलना पड़ेगा। शक्ति हर्ष को कहती है, जी हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ, यहाँ अकेली रहती हूँ। वैसे आप कौन है? आप भी इसी गांव में रहते हैं? जी हाँ, मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही शक्ति और हर्ष एक दूसरे से रोज मिलने लगते। वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तभी शक्ति का पीछा करते करते एक किन्नर वहां आ जाती है। शक्ति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हर्ष, मैं तुमसे शादी करूंगी, पर मैं तुमको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ जो मैंने तुमसे छुपा कर रखी है। तभी उनके बीच में ही वो किन्नर आ जाती है। शक्ति, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो किन्नर शक्ति को खींचकर गांव के जमींदार के पास ले जाती है। हर्ष भी वहां शक्ति को बचाने के लिए पहुंच जाता है। जमींदार शक्ति और हर्ष के प्यार के बारे में सुनकर गुस्से में आ जाता है और शक्ति को गांव के बाहर निकालने की सजा देता है। शक्ति ये बात सहन नहीं कर पाती और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है।
जमींदार हर्ष की शादी गांव की एक लड़की से करवा देता है, पर हर्ष इस शादी से खुश नहीं होता। शक्ति अपना बदला लेने के लिए मरने के बाद किन्नर चुड़ैल बन जाती है। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, अब इनसे मैं अपने प्यार का बदला लूंगी। किन्नर चुड़ैल गांव वालों को परेशान करना शुरू कर देती है। एक बार वो रात को गांव के खेतों में पहुंच जाती है और वहां आग लगा देती है। सारी फसल जल के राख हो जाती है। जब एक आदमी रात को उठकर देखता है कि खेत में आग लग गई है तो वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेतों के बीचों बीच एक किन्नर चुड़ैल खड़ी है और वहां खड़े होकर ताली बजा रही है। गांव वाला किन्नर चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाता है। जब सुबह उस आदमी को होश आता है तो वो सीधा जमींदार के पास जाता है। अरे जमींदार साहब, अरे वो किन्नर चुड़ैल ने मेरी सारी फसल जला दी। अब मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा? जमींदार चुड़ैल किन्नर का नाम सुनते ही सब कुछ समझ जाता है। अब वो बहुत डर जाता है। उसी रात को जब जमींदार डर के मारे अपने कमरे में सो नहीं पाता, तभी वहां अचानक से किन्नर चुड़ैल आ जाती है। किन्नर चुड़ैल जोर जोर से जमींदार के आगे खड़ी होकर हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। जमींदार उस डरावनी किन्नर चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो मुझे मत मारो। मैं कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। अब तुम जो बोलोगी वही मैं करूंगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि किन्नर इलाका गांव के इलाके से जुड़े और गांव का कोई भी आदमी किन्नर समाज से द्वेष ना करे, उससे नफरत ना करे, नहीं तो मैं सारे गांव को मार दूंगी। और तुम गांव में एक नया कानून बनाओ कि अगर किसी ने भी किन्नर समाज को हानि पहुंचाने की कोशिश भी करी या इनसे भेदभाव करने की भी कोशिश करी तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाँ 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 हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम जो बोलोगी वो मैं करूंगा, पर मुझे जाने दो प्लीज। तब वो किन्नर चुड़ैल वहां से चली जाती है। गांव का जमींदार किन्नर चुड़ैल का कहा मानते हुए दोनों इलाकों को एक कर देता है और नया कानून भी लागू कर देता है। तब से वहां किन्नर समाज और बाकी गांव वाले शांतिपूर्वक रहने लगते हैं। और कहानियां थी। कौन थी वो? मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और अपनी डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। माँ ने मुझे फोन पर बताया, घर के पीछे की तरफ जो खाली जमीन थी ना, वहां पर एक नया कमरा बनवा लिया है। इतने सालों के बाद जैसे ही अपने घर में कदम रखा, कुछ अलग सा लगा। माँ, ये घर के पीछे की तरफ नया कमरा बनवाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, घर के पीछे दूर दूर तक खाली जमीन है। तेरे पापा को कई दिनों से लग रहा था कि यहाँ पर एक कमरा बनवा लेंगे तो ताजा हवा मिल जाया करेगी। अब तो ये सब छोड़ और चल जल्दी से दूध पी ले। माँ, मैं थोड़ी देर में पी लूंगी, आप सो जाओ। मैंने दूध का गिलास उठाकर उस खिड़की में रख दिया। पता नहीं कब आंख लग गई। अचानक से खिड़की के पल्लों के खड़कने की तेज आवाज आई। दूध का गिलास धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। जमीन पर गिरते ही दूध का रंग लाल हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। चारों तरफ धूप अंधेरा था। उस अंधेरे की तरफ से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे छोटे बच्चे आपस में खिलखिलाकर मस्ती कर रहे हो। इतनी रात को इतने घनघोर अंधेरे में बच्चों की आवाज कैसे आ रही है? घड़ी में वक्त देखा तो ठीक 12 बजे थे। देखकर मैं सन्न रह गई। बुरी आत्माओं और भूतों की कई कहानियां मैं सुन चुकी थी। वक्त भी कुछ ऐसा ही था। ऊपर से मैं प्रेग्नेंट। सुना था कि ऐसे वक्त में अक्सर बुरी आत्माएं औरतों का पीछा करती है, तो क्या मेरे पीछे भी? पसीने से तरबतर बड़ी मुश्किल से, जैसे कांपते हाथों से मैंने उस खिड़की को बंद किया। जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहर निकलकर माँ के पास जाने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ पलटी
लगा कोई साया हवा की स्पीड से दरवाजे के सामने से गुजर गया। मेरे गले में अटक कर रह गई। मैं जोर से चीख कर माँ को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो आवाज खुद मेरे कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो माँ तक कैसे पहुंचती? खिड़की के पल्ले एक बार फिर तेज हवा के झोंके से धड़ाम करके खुल गया और पूरी ताकत से मैं चीख पड़ी। जानती थी मेरी चीख की आवाज सुनकर कुछ ही सेकंड में माँ वहां पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मेरा कलेजा डर के मारे फटा जा रहा था। आखिर माँ ने मेरी आवाज क्यों नहीं सुनी? इतनी गहरी नींद में तो माँ कभी नहीं सोती। ठीक पीछे खुली हुई वो खिड़की, मुझ में इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पलटकर उस तरफ देख भी सकूं। हवा का एक सनसनाता हुआ झोंका उसी वक्त मेरे कानों से आकर टकराया। लगा जैसे किसी ने दबी हुई आवाज में धीरे से मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक बार फिर ताकत लगाकर जोर से चीखने की कोशिश की। माँ! पापा! माँ! मेरी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी। जितनी ताकत के साथ मैंने चीखने की कोशिश की थी, कुछ ही देर बाद उससे कहीं ज्यादा तेज और दर्दनाक चीख मुझे सुनाई देने लगी। ये आवाज ठीक मेरे पीछे खिड़की से आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों में पिघलते हुए लोहे की तरह गिर रही थी। उन आवाजों में हैवानियत थी। वो आवाजें किसी इंसान की नहीं है, इतना मैं समझ चुकी थी। कांप रहे हाथों से मैंने अंधेरे में कुछ ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक मेरा हाथ बेड पर रखी टॉर्च पर पड़ा। किसी तरह ताकत लगाकर टॉर्च का बटन ऑन किया, लेकिन ये क्या? सामने दरवाजे पर 3 छोटी लड़कियां खड़ी हुई थी। उनके हाथ में स्टील के चमचमाते हुए चाकू थे। मैं घबराकर लड़खड़ाई और पीछे की तरफ हटी, लेकिन तब तक वो मेरे पास आ चुकी थी। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और उनके हाथों के वो चाकू मेरे पेट को निशाना बनाने को तैयार। मैं जोर से चीखी, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मत मारो, मत मारो, छोड़ दो मेरे बच्चे को। सोनाली, सोनाली, क्या हुआ बेटा? तू इतनी डरी हुई क्यों है? उठ बेटा, क्या हुआ? हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली। देखा तो दिन निकल आया था। माँ मुझे जगा रही थी। मेरा चेहरा पूरा पसीने से लथपथ था। क्या हुआ बेटा? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं अभी तक अपने पूरे होश में नहीं थी। वो मेरे बच्चे को मार देगी माँ। वो लड़की मेरे बच्चे को। मैंने घबराकर अपने पेट को छुआ। सब कुछ ठीक था, और वो दूध जो रात को यहाँ पर गिर गया था, उसका रंग लाल हो गया था। माँ ने हंसते हुए दूध का गिलास मुझे दिखाया। तुमने दूध पिया ही नहीं, पूरा का पूरा ऐसे ही रखा हुआ है। तुमसे कहा था ना सोनाली, सेहत के लिए लापरवाही ठीक नहीं बेटा। लेकिन मैंने तो सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखा था। ये सपना कैसे हो सकता है? और कहानियां थी। शब्द, तुझे भरोसा नहीं ना, तो फिर जा अपने कमरे में जाकर दे। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहाँ पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। क्या बात है, आज तो आप सुबह से ही बहुत बिजी हैं। ऐसा क्या लिख रहे हैं? बस एक फैमिली की कहानी लिख रहा था। जैसे हमारी फैमिली है ना, तुम, माँ और मैं, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, क्योंकि ये कहानी हॉरर है और इसमें जो आदमी है ना, मैंने उसकी बीवी को मार दिया है। मतलब कहानी में ऐसा लिखा है। और जानती हो, उसके बाद जो बीवी है ना, वो एक बुरी आत्मा बन जाती है। क्या बेटा, इस तरह की डरावनी कहानियां क्यों लिखता है तू? जानता है ना, हम जो सोचते हैं, जो लिखते हैं, हमारा दिमाग पूरा दिन वैसा ही होता रहता है। माँ, परेशान होने वाली क्या बात है? राइटर हूँ मैं, मेरा तो काम है कहानियां लिखना। और वैसे भी ये सिर्फ एक कहानी है माँ, कोई सच नहीं है।
उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रभात को अपने ऑफिस से लौटने में देरी हो जाती है। रात के लगभग 12 बजे हुए थे। प्रभात जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसने देखा कि उसकी पत्नी दुर्गा डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रही है। आ गए आप? कब से आपका इंतजार कर रही थी। देखिए ना, खाना भी ठंडा हो गया है। अरे दुर्गा, आज तुमने अपने इतने लंबे लंबे बालों को खोलकर क्यों रखा है? तुम तो हमेशा अपने बाल बांध कर रखती हो। वो क्या है ना प्रभात, जब इंसान अपनी जिंदगी से मुक्त हो जाता है ना, तो उसे दूसरे सारे बंधन खोल देने चाहिए। इसलिए मैंने अपने बालों के बंधन भी खोल दिए। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रभात। अच्छा चलो खाना खाओ। वो क्या है ना दुर्गा, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस में कुछ खा लिया था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एप्पल काट देती हूँ, एप्पल खा लो। नहीं दुर्गा, मुझे नहीं खाना है, मेरा मन नहीं है यार। तभी अचानक से दुर्गा अपने हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर प्रभात पर हमला कर देती है। प्रभात अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी अपनी दुनिया में। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुम हो कौन? दुर्गा अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए बोलती है। मैं दुर्गा हूँ, तुम्हारी पत्नी। ध्यान से देखो मेरी आंखों में। प्रभात बुरी तरह से डर जाता है और घबराहट में वो चाकू अपनी पत्नी के पेट में मार देता है। उसकी पत्नी की वहीं के वहीं मौत हो जाती है और उसकी चीख की आवाज सुनकर उर्मिला दौड़ते हुए बाहर आती है। ये तूने क्या किया प्रभात? तुमने अपनी पत्नी का खून कर दिया, लेकिन तू तो उसे बहुत प्यार करता था बेटा। तूने बहू को क्यों मार डाला? माँ, ये आपकी बहू नहीं थी, इसके अंदर कोई बुरी आत्मा घुसाई थी। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला कर रही थी, मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तूने क्या कर दिया बेटा? दुर्गा ने मुझे कहा था कि वो तेरी कहानी को उस कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करके तुझे डराने की कोशिश करेगी। अरे वो तो तेरे साथ मजाक कर रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसका मतलब दुर्गा। लेकिन माँ, मैंने जो कहानी लिखी थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था। उस औरत ने अपने पति के साथ मजाक किया और गलती से उसके पति ने उसके पेट में चाकू मार दिया। मेरी कहानी सच कैसे हो सकती है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये सोच, दुर्गा की लाश का क्या करें हम? अगर गलती से भी ये बात बाहर फैल गई ना, तो तुझे पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। एक काम करते हैं माँ, हम घर के पीछे वाले बगीचे में उसकी लाश को दबा देते हैं। अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि उर्मिला अपने मायके गई और फिर एक दिन हम भी अचानक यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। कोई नहीं आएगा हमें पूछने, कोई नहीं आएगा माँ, बाद में जो होगा हम देख लेंगे। प्रभात अपनी माँ उर्मिला की मदद से दुर्गा की लाश को अपने घर के बगीचे में गाड़ देता है। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रसोई से आ रही कुछ आवाजें सुनकर प्रभात की नींद खुलती है। प्रभात ने देखा कि वहां पर एक लंबे बालों वाली औरत दूसरी तरफ चेहरा करके खड़ी हुई थी। कौन है? कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? मैं दुर्गा हूँ प्रभात। क्या हुआ? मुझसे इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हो तुम? तुम दुर्गा नहीं हो सकती। दुर्गा तो प्रभात, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? 4 दिन के लिए मायके क्या चली गई? तुम तो मुझे भूल ही गए। अब अगली बार ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पता चला तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। नहीं, तुम दुर्गा नहीं हो सकती। तुम दुर्गा हो ही नहीं सकती। मैं जानता हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैंने अपनी कहानी में लिखा था कि उस आदमी की पत्नी की मौत के बाद एक बुरी आत्मा उसका रूप लेकर उसके घर में आ जाती है। तुम वही हो ना? और अचानक से खूबसूरत दुर्गा का चेहरा काला पड़ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और पूरे शरीर पर बाल, लंबे नुकीले नाखून, उसके दोनों पैर उल्टे हो जाते हैं और बेहद डरावनी आवाज में वो चिल्लाकर कहती है, बुरी आत्मा, मेरा खून करके मुझे अपने ही घर में गाड़ कर तू मुझे बुरी आत्मा कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अचानक से प्रभात के घर में बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं।
घर में चारों तरफ बहुत सारी बुरी आत्माएं नजर आने लगती हैं। प्रभात घबरा कर अपनी माँ को आवाज देता है, माँ कहाँ है आप? जल्दी आइए माँ, देखिए ना ये सब क्या हो रहा है। प्रभात ने देखा कि अचानक से उसकी माँ कमरे से दौड़ कर आती है। क्या हुआ प्रभात? और ये लोग कौन है? इन सब की गर्दन टेढ़ी क्यों है? इनके बाल खुले हुए। प्रभात, ये सब लोग तो मुझे मरे हुए नजर आ रहे हैं। हाँ माँ, ये सब लोग मरे हुए ही हैं और ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मेरी कहानी में हुआ था। लेकिन मेरी कहानी के हिसाब से तो आप भी। अचानक से उर्मिला का रूप बदल जाता है। वो भी एक डरावने साए की तरह बन जाती है और बेहद डरावनी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मर गई तेरी माँ। जानता है, कल रात जब तू सो रहा था ना, तो मैंने उसके शरीर का सारा खून पी लिया। अब बस हड्डियां बची है उसके शरीर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुझे भरोसा नहीं ना, तो फिर जा अपने कमरे में जाकर देख। तेरे पलंग के नीचे तुझे तेरी माँ की हड्डियां मिलेंगी। प्रभात दौड़कर अपने कमरे में जाता है और अपने पलंग के नीचे देखता है। वहां पर सचमुच एक कंकाल पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो प्रभात की माँ के थे। माँ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन मेरी कहानी में लिखा था कि माँ की मौत मेरे हाथों से होगी, पर माँ तो पहले ही मर चुकी है और वो बुरी आत्मा मुझे भी मार देगी। नहीं नहीं, इससे पहले कि वो मुझे कुछ करे, मुझे उसका काम खत्म करना होगा। प्रभात अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर उस बुरी आत्मा पर हमला कर देता है जिसने प्रभात की माँ का रूप लिया हुआ था, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाती है और उसके शरीर से खून बहने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, एक बुरी आत्मा के शरीर में तो खून होता ही नहीं है। तो क्या सच में मैंने अपनी माँ को मार दिया? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो फिर वो कंकाल किसका है? और ये कौन है? मैं पागल हो जाऊंगा। और अपनी माँ की लाश, इसका मैं क्या करूं? लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? तभी वहां पर दुर्गा का रूप लेकर जो आत्मा थी उसने प्रभात से कहा, गाड़ दे अपनी माँ को ले जाकर उसी जगह जहाँ तूने मेरा खून करके मुझे गाड़ दिया था। चला जा। घबराया हुआ प्रभात पागलों की तरह अपनी माँ की लाश को लेकर बगीचे में गाड़ देता है। प्रभात की हालत पागलों जैसी हो जाती है। वो अपने आप को अपने घर में बंद कर लेता है। कहानी के हिसाब से तो आगे ये हुआ था कि कहानी लिखने वाले ने उन बुरी आत्माओं से डरकर आत्महत्या कर ली थी। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं भी आत्महत्या कर लूंगा? एक काम करता हूँ, मैं अपनी कहानी का अंत बदल देता हूँ। हाँ, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। मैं लिख दूंगा कि कहानी को लिखने वाला आत्महत्या नहीं करता, बल्कि कहीं दूर जाकर नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करता है। यही सोचकर प्रभात ने अपनी लिखी हुई कहानी को बाहर निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। ये देखकर वो हैरान रह गया कि कहानी का क्लाइमैक्स तो किसी ने पहले ही बदल दिया था। ये क्या? इसमें तो लिखा हुआ है कि आखिर में उस लेखक की पत्नी और माँ दोनों बगीचे में जिंदा दफन थे। बुरी आत्माओं ने उनको कैद करके रखा था और वो लेखक अपनी माँ और पत्नी दोनों को जिंदा बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये सब लिख किसने दिया? प्रभात दौड़कर बगीचे में जाता है और वहां पर खुदाई करना शुरू कर देता है। प्रभात देखता है कि वहां पर लकड़ी के 2 बड़े संदूक हैं और उनके अंदर से आवाजें आ रही हैं। प्रभात बचा लो मुझे। अगर थोड़ी देर और हो गई तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। बेटा देखो, मैं इस बक्से के अंदर बंद हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो बुरी आत्मा किसी भी वक्त मुझे मार डालेगी। प्रभात वो दोनों बक्से बाहर निकालता है और अपनी पत्नी और माँ दोनों को आजाद करवा लेता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक बेहद डरावनी और खौफनाक दिखने वाली औरत आ जाती है। तुझे क्या लगा था इतनी आसानी से अपनी पत्नी और माँ को बचा लेगा? बस 5 मिनट और उसके बाद अमावस का चांद आसमान में आने ही वाला है। लेकिन तूने इन दोनों को बाहर निकाल लिया, अब तुझे मरना होगा।
नहीं, मैं जानता हूँ मैं नहीं मरूंगा, और अब आगे क्या करना है ये भी मुझे पता है। प्रभात, ये बहुत खतरनाक है, हमें मार डालेगी प्रभात, चलो यहाँ से। नहीं दुर्गा, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल चुका है कि इस बुरी आत्मा से हम कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं। और इतना कहकर प्रभात अपने हाथ में पकड़ी हुई सिंदूर की थैली उस बुरी आत्मा के ऊपर उछाल देता है। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिरकर राख में बदल जाती है। ये सब क्या हो रहा था बेटा? ये सब तुम्हारी लिखी हुई इस कहानी की वजह से हुआ है ना? नहीं माँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन बाद में पता चला कि बरसों पहले हमारे इस बगीचे की जमीन के अंदर किसी को जिंदा गाड़ दिया गया था, और बस उसी औरत की आत्मा हमें परेशान कर रही थी। उसी ने मेरे शब्दों में जान डालकर उस कहानी को जिंदा कर दिया था। मुझे माफ कर दो प्रभात, मैंने आपकी कहानी के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे बदल दिया था। माफी मांगने की जरूरत नहीं है दुर्गा, तुम्हारे उस बदलाव की वजह से ही आज हम सब जिंदा हैं, क्योंकि आखिर में कहानी में वो हुआ जो तुमने लिखा था।